नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बात बेबाक। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश के उन राजनीतिक लोगों के साथ जिनकी बात अपने आप में बहुत महत्व रखती है, जिनकी बात के अपने आप में राजनीतिक मायने हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उस मेहमान को किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना ही किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर राजनीतिक विरासत को सजाए हुए सांसद रह चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस खास कार्यक्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हुड्डा साहब, सबसे पहला सवाल, आज मनोहर पार्ट 2 को 2 साल हुए हैं। 2 साल के अंदर आपको क्या लगता है कि आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या है और आप इसका किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश की स्थिति, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में जी, आज नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी में जी, आज नंबर 1 हो गया है अपराधों में जी, और घोटालों में। जी, आपके सामने है जी, और यही आप परिस्थिति देख रहे हैं। और ये जो है बदलाव की तरफ लोगों की वो जा रही है। लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव 2019 से शुरू हो गया था। जी, उनकी सरकार थी, जी, लोगों ने बहुमत नहीं दिया बीजेपी को, जी, लेकिन जो दल वो कहता था भाई इसको यमुना पार करो, एक कहता था 75 पार करेंगे, जी, दोनों यार बन गए। जी, कोई उनकी कोई वो तो नहीं था, उनके मैनिफेस्टो उठा के देखो आप। जी, 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 आज जो उनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक भी कोई इम्प्लीमेंट हुआ, जी, तो लोग इस बात को देखते हैं। लोग बहुत समझदार हैं, जी, इस बात को देखते हैं कि ये सरकार सिर्फ केवल गठबंधन की सरकार जो है वो तो इवेंट मैनेजमेंट की है जी, और हेडलाइन हिट करने की है बस। जी। इनको मुख्य सुर्खियां जी, और इवेंट मैनेजमेंट चाहिए, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है। जी, तो इस वास्ते लोग जो हैं इस सरकार से विमुख तो हो चुके हैं। आपको लगता है कि लोगों का जो मोह है या स्नेह है वो इस सरकार से टूट चुका है और आने वाले समय में, आने वाले चुनावों के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और लोग इस बदलाव को लेकर आएंगे। बदलाव लाए हैं ना लोग। मैंने तो कहा 2019 में शुरू हो गया था, तो ये बदलाव आपने स्वयं देखा। जी, वो तो ठीक है, गठबंधन सरकार बन गई और आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करी तो लोग तो बदलाव तो चाह रहे हैं और बदलाव अभी तो आपने आएगा ही। अभी आपने हुड्डा साहब कहा कि प्रदेश की सरकार जो कोट करती है कि हम नंबर 1 है हर मामले में। अभी पिछले ही दिनों हरियाणा सरकार ने 2500 दिन पूरे किए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात रखी कि हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की इन 7 सालों के अंदर, मनोहर पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 के जो 2 साल इनके पूरे हुए हैं। इस तरह इसका आकलन कैसे करते हैं कि जो ये उपलब्धियां इतनी गिनवा रहे? तो कोई बताई नहीं उन्होंने। उपलब्धि क्या होती है सरकार की? प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है क्या? जी, नंबर 1 से कौन से स्थान पर चले गया? जी, निवेश कितना आया? मैंने कहा इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है जी, गुड़गांव में किया इन्होंने हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से, जी, और वहां करोड़ों रुपए खर्च करे। कितने ही उसमें कितना निवेश आया? नहीं, कितने ही करोड़ नहीं, निवेश तो इनके खुद के बयान थे जी, 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 सरकार की तरफ से कि 6 लाख या 5 लाख करोड़ के जो है ना MOU साइन हो गए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आया। कितना इन्वेस्टमेंट आया? इन्वेस्टमेंट तो बल्कि फैक्ट्रियां लोग छोड़ के गए हैं। आज बेरोजगारी इतनी तेजी से कम बढ़ी है जी, क्योंकि छोटे जो इंडस्ट्री है वो क्लोज हो रही है। जी, तो हाँ, मैंने जैसे बताया, इनका जो उपलब्धि ये है बेरोजगारी आज पूरे हिंदुस्तान में जी, नंबर 1 है। जी, आज अपराध में जो कि वो था, आज रोज के कितने मर्डर होते हैं? जी, 2 या 3 मर्डर होते हैं, रोज के 5-6 रेप होते हैं जी, इतने अपहरण होते हैं जी, ग्राफ यूं गया है। जी, और घोटालों में कोरोना काल जो कि इतना वो लोग थे, जी, लेकिन हरियाणा के सरकार की सुर्खियां बनी रही किस चीज़ में? घोटालों में। जी, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, जी, कभी शराब का घोटाला, कभी जहरीली शराब से मौत का घोटाला, कभी फसल की खरीद का घोटाला। ये खूब घोटाले अखबारों में आए। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, जी, तो ये है उपलब्धि। नहीं तो उपलब्धि क्या होते? एक ये बताएं, कोई इंस्टीट्यूट बना इन्होंने जब सरकार बनी जी, इनकी 2014 में, सबसे पहला जो अनाउंसमेंट था इनका ये था कल्पना
मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ कल्पना है चावला मेडिकल कॉलेज उसको करनाल हम में। यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जी वो एक ईंट तो अब तक रखी नहीं, जी। कहाँ है वो? तो आपने कहाँ? विधानसभा के अंदर जो भी सत्र भी हुआ या पहले भी, तो आपने इनसे पूछा हुड्डा साहब ये सवाल कि हाँ, आपने ये आपने तो पूछा। मुख्यमंत्री जी का क्या? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। कोई उपलब्धि हो तो जवाब हो ना, जी कोई उपलब्धि हो तो जवाब बताए मेरे को। जी कौन सा इंस्टीट्यूट लेके आए? जी उन्होंने कहा हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जी कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाएं, जी कहाँ बना है, और कुछ भी आप बताओ। उपलब्धि तो कोई मेरे नाम की तो कोई बेरोजगारी, अगर रोजगार देंगे बेरोजगारों को इतना बता देंगे, कहाँ है उपलब्धियाँ वो? जी। किसान आंदोलन को लेकर सरकार का स्टैंड अब तक का ये निकल कर आया कि वो जो 3 कानून लाए हैं उनको लेकर वो अभी तक उस बात पर अड़े हुए हैं कि ये 3 कानून जो हम लाए हैं ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। जबकि अगर आप देश की मोदी सरकार की बात करें चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, इनका स्टैंड उस पर कोई निकल कर नहीं आया। पिछले 10 महीने से अगर हम देखें तो 10 महीने से किसान जो है बॉर्डर्स के ऊपर डटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि सरकार ने इस पर एक रोक जरूर लगाई है कि 1.5 साल के लिए हम रोक लगाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि जो किसान आंदोलन का ये पूरा प्रोसेस है, पूरा जो ये व्यवस्था हुई है किसान आंदोलन को लेकर, जिस तरह से एजिटेशन चल रहे हैं, और हरियाणा में खास तौर पे बात करें तो अब उग्र रूप लेने लगा है। अभी आपने हाल फिलहाल में करनाल में भी देखा किस तरह से उग्र रूप पे प्रदर्शन हुए, किसानों पर लाठियां भी बांधी गई। उग्र रूप तो ऐसा आंदोलन कोई उग्र रूप तो नहीं है, शांतिप्रिय ढंग से करे, सबका अधिकार है प्रजातंत्र जी जी। नहीं, सरकार ने भी जिस तरह से कुछ किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया या ओवरऑल किसान आंदोलन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो क्योंकि ये सब हरियाणा की भूमि पर बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो चाहे संगू बॉर्डर हो, मुख्य यहाँ से हैं, तो मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि ये जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की बनती है। ये केंद्र सरकार से बात करें और इनकी बातचीत शुरू कराएं। प्रजातंत्र में तो जो है ना वाद विवाद चलते हैं, जी बिल्कुल, आदान प्रदान होते हैं जी, और फिर उसका समाधान भी निकलता है। जी जब भी तो निकलेगा जी, और सम्मानपूर्वक समाधान इसका निकलना चाहिए। जी। और जो है बातचीत सरकार को, केंद्र सरकार को तुरंत से शुरू करनी चाहिए। आप हुड्डा साहब क्या मानते हैं, आपके हिसाब से अगर इसका समाधान होना चाहिए तो क्या समाधान होना चाहिए? वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन आज तक वार्ता के दौरों किसानों और केंद्र सरकार के बीच में कई वार्ता के दौर हुए, लेकिन कोई ऐसा समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया कि जिससे ये लगे कि इसका कोई संपूर्ण समाधान हो जाए। नहीं, आप क्या सोचते हैं कि क्या रास्ता या ऐसा क्या रास्ता निकल सकता है जिससे कि समाधान निकल सकता है? देखिए, मैंने अगस्त के महीने में जब ये आए थे जी, ऑर्डिनेंस आए थे जी, उस टाइम मैंने ट्रिब्यून में लिखा था जी कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ब्रिंग 4th ऑर्डिनेंस जी, और वो एक ही था जी, क्योंकि इनका वायदा है, सबका वायदा है, इन्होंने भी किया, पहले सरकार है उन्होंने भी किया, आगे भी देना पड़ेगा। कृषि प्रधान देश है हमारा, अन्नदाता हैं, उनको ये अश्योर करना पड़ेगा। 60s में शुरू हुआ MSP जी, तो मैंने कहा था एक ऑर्डिनेंस ले आए जी। मेरे को इस बात का कोई इतराज नहीं, जैसे कानून में प्रावधान है जी कि प्राइवेट मंडी खोलने के जी। हरियाणा पंजाब का मामला दूसरा है जी। हरियाणा पंजाब में तो 10 किलोमीटर पे मंडी है जी, बिल्कुल। APMC मंडी में लोग बच्चे मतलब किसान आ भी जाते हैं जी जी, लेकिन बहुत सारे देश में तो बड़े बड़े प्रदेश हैं जहाँ 150 किलोमीटर नहीं है, बिल्कुल ठीक, मंडी नहीं है जी जी, MSP देने के लिए जी। तो वहाँ वो उसको किसान अगर उसमें लेके जाएगा जी, तो उसको तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी जी, तो उसको तो उसकी कीमत मिलेगी नहीं MSP जी। तो इस वास्ते इस बात का APMC की भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए। तो मेरी अपनी रिपोर्ट में भी है, बिल्कुल ठीक। मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था जी, उसमें बिहार, पंजाब और बंगाल के मुख्यमंत्री मंत्री भी हमारे साथ सदस्य थे। तो मेरी वर्किंग ग्रुप के उसमें रिपोर्ट में है कि हम APMC की मोनोपोली किसी की भी नहीं होनी चाहिए जी। तो ये जो है इनके बनाया हुए प्राइवेट मंडी बने, लेकिन एक ऑर्डिनेंस साथ ले आए, कोई भी अगर MSP से कम खरीद करेगा तो उसको सजा का प्रावधान कर दे, हो गया काम जी। जब मेरे को ये विश्वास होगा कि मेरा फसल जो है MSP से कम कोई भी खरीदेगा जी, उसको सजा का प्रावधान है, तो मैं तो अपना हक नहीं छोड़ूंगा। आप एक सुझाव दे रहे हैं कि अगर इसके ऊपर मैं तो लिखा है, लेख लिखा है मैंने तो जी, तो
मतलब उनको गारंटी चाहिए भाई एमएसपी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल। इसमें ये है भाई एपीएमसी की मंडियों में तो टैक्स है, जिससे जो हम HRDF जो पैसा आता है जो किसान के विकास में लगाते हैं, गाँव की सड़क लगाते हैं, वो टैक्स बाहर मंडी में नहीं है, कोई प्राइवेट खोलता है। तो इस वास्ते किसान को पूरा भाव मिलने में दिक्कत आएगी। तो ये सब इक्वल, वो कहता है ना इक्वल ग्राउंड्स, जी बिल्कुल इक्वल वो होना चाहिए, चाहे एपीएमसी की मंडी हो चाहे प्राइवेट मंडी हो, लेकिन मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक हुड्डा साहब, अभी जो करनाल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ किसान आंदोलन को लेकर, कुछ किसानों को चोटें भी आई उनको, उसमें वहाँ पर एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ जिसमें एक SDM द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे पुलिसकर्मियों को कि इनके ऊपर लाठी मार। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ऐसे किसी प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह से देना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अगर वो कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी, इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ, जी वीडियो देखे हमने, जी जी, जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे भी जी, और एक अधिकारी का भी हमने जी वीडियो देखा, क्या कह रहे हैं जी। उस सिस्टम में इस वास्ते मैंने कहा था जी, क्योंकि प्रदर्शन जो कर रहे थे किसान, लाठीचार्ज हुआ, वो शांतिप्रिय था, शांतिप्रिय बिल्कुल। और वो जहाँ पे इन मीटिंग थी जिसका ये कहा भाई मीटिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो तो 15 किलोमीटर दूर थे, जी 15 किलोमीटर दूर थे, जी। और अधिकारी जो है, एक अधिकारी बावर्दी पुलिस वाले सामने खड़े हैं, जी जी जी, उनको आदेश दे रहा है जी। उसको, उनको ये पता होना चाहिए बावर्दी जो भी होगा जी, उसको कमांड बावर्दी वाला ही दे सकता है। जी बिल्कुल। वहाँ का थानेदार दे, वहाँ का DSP दे, SP दे, वहाँ का SP दे, जी DGP दे, जी। वो मैं 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, जी, ये आज कोई मुख्यमंत्री हैं, जी, वो क्या वर्दी वाले को सीधा आदेश दे सकते हैं इनको डंडे मारो? जी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, जी बिल्कुल। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि कोई ऐसे हालात हो जाएं जो बेकाबू हो जाएं, जी, उसमें गोली चलानी पड़े, जी, या लाठी चलानी पड़े, तो उससे इजाजत ली जाती है। लेकिन वो भी फिर जो कमांड जो है, जी, वहाँ पे जो भी अफसर तैनात होगा, अधिकारी होगा जो, वही कमांड देगा, वो अपनी फोर्स को वही कमांड देगा, वही कमांड देगा। तो ये सवालिया निशान है, इसी वास्ते मैंने कहा था। जी, अब कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा वो उसका बयान आया भाई डॉक्टर्ड है, जी, कोई कुछ कहेगा। मैंने ये कहा था कि भाई ये ऐसा मामला है, जी, शक की वो सब जगह खड़ी हैं, शक के घेरे में आता है, शक के घेरे में आ गए हैं, जी। तो ये किसके आदेश से हुआ, जी, किसका संरक्षण था, कौन क्या कह रहा था? इसकी एक ही बात है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, जी, हाई कोर्ट के जज के, जी, चेयरमैनशिप में, या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो, जी, ताकि न्याय हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी बिल्कुल। किसी भी अधिकारी को कमांड देने का अधिकार नहीं है, तो साफ बताई देती है। जी बिल्कुल। तो मतलब इस बात पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब कई दफा मैं पढ़ता हूँ कि भाई इंक्वायरी से पहले हम नहीं कर सकते, कितने रोज लगेंगे इंक्वायरी करने में? ये जी, जी, जी। बात तो एक, इंक्वायरी तो एक ही करनी है, वो वीडियो है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, उसकी प्रामाणिकता की जांच, प्रामाणिकता की जांच करनी है, प्रामाणिकता की जांच ही करनी है ना। वो तो आजकल बहुत आसान है, उसकी प्रामाणिक जांच करो, जी, और उसका है उसमें किया सजा दो, बेसिकली आप एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं इस मुद्दे पर। इस रवैये पर एक अधिकारी द्वारा जो रवैया दिखाया गया या जिस तरह का वीडियो लोग, उसकी प्रामाणिकता की जांच हो। क्योंकि अब जो जैसे कहते हैं डिप्टी कमिश्नर का बयान आया, जब बगैर इंक्वायरी कर, इंक्वायरी पे कितने दिन लगेंगे भाई? जी बिल्कुल, कितने दिन लगेंगे? प्रामाणिकता उसकी वही तो देखना है ना, जी बिल्कुल, कि भाई वो है कि नहीं है, जी, डॉक्टर नहीं है, जी है, जी, उसकी आवाज है कि नहीं वो अधिकारी की, या और कुछ है। ये तो अब बहुत आसान काम है, जी, 2 दिन का काम है, जी, करते देना चाहिए था, और उसने किया है ये, तो उसको सजा मिलनी चाहिए जो भी गलत करे। हुड्डा साहब, एक सवाल और इसमें निकल कर आता है, बीच बीच में सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगते हैं, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगते हैं कि जो किसान आंदोलन है शायद इसका समाधान निकल गया होता या निकलने की तरफ बढ़ भी रहा था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती है, ऐसा आरोप लगता है। उसमें यह निकल के आता है कि शायद किसानों के पास जाकर या उनके नेताओं से जुड़कर कुछ इस तरह से प्रयास किया जाता है कि इसको सॉल्यूशन तक ना पहुंचने दिया जाए। तो इस तरह का आरोप लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपका क्या कहना है, क्या इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मान लो हमारे समय में क्या प्रदर्शन नहीं हुई, एजिटेशन नहीं होती थी, जी, एजिटेशन होती थी किसानों की, जी 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 जी, उनका समाधान भी निकलता था, जी जी जी, बातचीत से निकलता था। कोई
आंदोलन में तब्दील नहीं हो जी सका। जी, यहाँ तो करीबन ये 10 उस महीने टाइम- का 10 महीने का समय हो गया उस टाइम तो हमने नहीं कहा जी कि भाई इनेलो करवा रही है जी उनको या बीजेपी करवा रही है। जी तो किसान अपनी बात कह रहे थे, हम सुन रहे थे, जी प्रदर्शन कर रहे थे, कोई फैसला सरकार का था जी तो सरकार वो तो अपना प्रदर्शन करने का उनका अधिकार था। उनको रास्ते में रोकना, फुहारे लगाने, बैरिकेडिंग लगाने, बैरिकेडिंग लगाना, फुहारे लगाने, लाठीचार्ज करना, तो पीपली में लाठीचार्ज करी। ये क्यों भाई? जी बात करो, जी बात करो। अगर आप, मैं तो इस वास्ते ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि हरियाणा में बैठे हैं, अब जिम्मेवारी हरियाणा के मुख्यमंत्री की बनती है, हरियाणा सरकार की बनती है कि केंद्र से बात करेंगे, बातचीत शुरू करवाएं, समाधान निकालें। जी बिल्कुल। और कोई भी उनको सब मालूम है जी बिल्कुल कि कांग्रेस या और भी कोई दल कोई उसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। जी वो तो स्वयं किसानों के संगठन है, वो नेतृत्व कर रहे हैं। जी वो तो किसी पॉलिटिकल आदमी को अपनी स्टेज पे भी नहीं बोलने देते। नहीं बोले। जी फिर जी 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 फिर कौन उकसा रहा है? जी कौन उकसा रहा है? अपनी विफलताओं को दूसरे पे कंधे में डालने में कोई अच्छी ना। तो आप इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं कि जो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कांग्रेस पार्टी नहीं, के अगर मैं मान लो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस का कोई आदमी तो होगा ना इसमें। अगर मैं उकसा रहा हूं तो सबूत दो, मेरे को पकड़ो, जी आई एम रेडी। जी 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 ऐसे गलत बात कहने से कभी जी उसका समाधान नहीं होता जी। और उलझती हैं चीजें। जी बिल्कुल। आप समाधान निकलवाओ, इनका बातचीत शुरू करवाओ। जी एक हुड्डा साहब, अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत प्रदेश की राजनीति में गरमाया और कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा, वो था पेपर लीक। पेपर लीक के मामले में सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आई। उसमें ये कहा गया कि आज तक, पिछले दिनों में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक सिर्फ 3 पेपर लीक हुए हैं, बाकी तो कुछ नकल रोकने के केस थे, नकल में पकड़े जाने के केस थे, या कोई किसी की जगह पर पेपर देने आया था वो था, जिसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि आज तक 28 पेपर लीक के मामले हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कितने पेपर कैंसिल हुए हैं? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 3 हुए हैं। 3 हुए ना, ये मेरे पास लिस्ट है। जी पुलिस भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021, जी ग्राम सचिव भर्ती 12 जनवरी 2021, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016, जी एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला दिसंबर 2016, जी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला जुलाई 2017, कंडक्टर भर्ती पेपर लीक घोटाला 2017, ITI इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, नायब तहसीलदार भर्ती पेपर लीक, PTI भर्ती परीक्षा पेपर लीक, HTET पेपर लीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर्स पेपर लीक, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती घोटाला फरवरी 2017, बी फार्मेसी पेपर लीक घोटाला, NIIT पेपर लीक घोटाला, HCS जुडिशरी भर्ती पेपर लीक घोटाला, जी ऑल इंडिया PMT पेपर लीक, HBSC 12वीं क्लास पेपर लीक। मतलब क्लास से लेकर नौकरी के तो पेपर लीक है। जी जी पेपर लीक का मतलब क्या है? नकल तो भाई वहाँ अगर कोई दूसरा बैठा हो पकड़ा जाए, लेकिन अगर पेपर एग्जामिनेशन सेंटर से पहले शुरू होने से पहले बाहर पहुंच जाता है तो पेपर तो हो गया लीक। पेपर लीक होगा, बिल्कुल। पेपर तो लीक हो गया। जी जी ये अपने आप ही डेफिनेशन में गई क्या, जहाँ प्रेस में छपा है जी तो अगर ये है पेपर लीक हुआ ही नहीं, जी तो मैंने एक बात कही थी विधानसभा में जी कि देखिए अब ये जो भर्ती हुई थी कांस्टेबल की थी, जी, मैं जी, आपको दिखाऊं, आपके अखबारों में पड़ी हुई जी, जी, दिखाता हूं मैं। जुडिशियल पेपर लीक सुप्रीम कोर्ट केस में क्या हुआ है, जी ग्राम सचिव का परीक्षा का पेपर लीक, जी PTI भर्ती परीक्षा पूरा गिरोह कर रहा था काम, जी ठीक है। 4 लाख में ड्राइवर, 10 लाख में लगवाते थे क्लर्क, गिरफ्तार कर्मचारियों की प्रॉपर्टी होगी जांच, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने ही देखो, आबकारी इंस्पेक्टर। लेकिन इसमें पेपर हुआ भी। हुड्डा साहब, इसमें पेपर हुआ था लीक। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इसकी हम पूर्ण रूप से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा भी देंगे। और इसमें इन्हीं की सरकार के जो मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने तो बल्कि CBI जांच तक की मांग की, जिसपे मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि अगर पुलिस इस तह तक नहीं पहुंच पाती तो अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम CBI जांच भी कराएंगे। नहीं, ये कोई नहीं कहा, मैं तो विधानसभा में कहा था, मैं तो आज मांग ही मेरी है जी कि भाई CBI की जांच कराओ।
जी। जब उनका गृह मंत्री कह रहा है मेरी नहीं मानते, चलो विपक्ष में नहीं है उनका गृह मंत्री तो मानो, होम तो उनके पास है जी, पुलिस का महकमा तो उनके पास है जी, जी। तो वो क्यों नहीं सीबीआई के लिए, क्या संकोच है? वो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्यों क्या संकोच है, आप बताइए मेरे जी। नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि आप पहले बताइए। पुलिस का दायित्व बनता है, अगर पुलिस उस तह तक नहीं पहुंचती। तय तक भाई यार, एक बात जो है, लोग लुट गए युवा इसके, जी, ये अखबारों में 4 लाख 10 लाख दिए, कम से कम आप जिलों पे जाके तो पूछो जी भाई, आप दो जिसने दे रखे हैं जी, उठवाएंगे, उनके पैसे दिलवाओ, उनका करवाओ। वो सीबीआई की इंक्वायरी के में क्या सब कुछ, इनके इसमें सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के कर्मचारी अरेस्ट हुए हैं जी, चेयरमैन तक निलंबित हुए हैं जी, और क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल। इसी वास्ते जो है ना, तो आप पूरी मजबूती के साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस पे? जी, मैं तो विधानसभा में ही कहा था सीबीआई की जांच करें, जी, पता लगे जी। इसमें क्या तकलीफ, ताकि लोगों के जो है, जो शक है, संशय है, दूर शुबा है, वो दूर हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो। जी जी, इसमें क्या है, किसी को दोष तो नहीं दे रहा मैं, जी, लेकिन जांच की तो मांग है, करनी चाहिए। जी जी। एक हुड्डा साहब, अभी हाल फिलहाल में एक और मामला सामने आया था। कोविड-2 की वेव आई थी। कोविड-2 की वेव में बहुत तरफ पूरे देश में त्राहिमाम मचा, चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश हो। कुछ प्रदेशों में ज़्यादा इफेक्ट रहा, कुछ में कम रहा। हरियाणा प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा, वहाँ पर भी बहुत लोगों को जान का नुकसान हुआ। लेकिन उसी दौरान एक मुद्दा अभी बीच में निकल के आया था कि प्रदेश सरकार ने एक आंकड़े जारी किए थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, जबकि ऐसा कई जगह पर सुनने में आया, देखने में आया, बातों में निकल कर आया कि ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई, जिसको सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार ने अपनी भूमिका ठीक तरह से निभाई? जब कोविड-2 का वेव आई या लहर आई, तो क्या सरकार ने वो अपनी भूमिका ठीक निभाई? देखिए, जब कोविड की पहली लहर आई थी जी, उस टाइम वहाँ जो विशेषज्ञ हैं जी, उन्होंने कहा था कि सेकंड लहर भी आ सकती है। जैसे अब बात चल रही है कि थर्ड वेव आएगी। जी, तो फर्स्ट वेव के बाद हमने क्या लेसन लिया, जी, क्या तैयारी की, सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला। जी, हमने उसी टाइम कहा था जी, कि जो फ्रंट वर्कर हैं, जी, डॉक्टर हैं, पैरा मेडिकल में हैं, जी, ये भर्ती करो। जी, एक भर्ती क्या सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। एक भर्ती क्या नहीं, कोई सुविधा बढ़ाई नहीं, जी, कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया नहीं, जी, कोई इस किस्म के कदम नहीं उठाए जी, जो जिसके लिए सेकंड वेव के लिए तैयारी हो वहाँ था। लेकिन सेकंड वेव के कहें कि भाई प्रयास, मैं किसी को दोष नहीं देता, सबने प्रयास किया, जी, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे मैं था, चाहे विपक्ष था, चाहे आप थे, जी, जो भी सबने अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास जो किए। भी इंसानियत जी, जिसमें भी है, जी, उसने प्रयास किया। जी, लेकिन ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई जी, या कोई नहीं हुई, जी, भाई मैं तो कह नहीं रहा ये। जी, ऑक्सीजन के तब तक मैं आज 8 की टूटी सांस, जी, हरियाणा की हैं ये सारी संकट में सांसें, ऑक्सीजन की कमी से हिसार में 5, रेवाड़ी में 3 मरीजों की मौत। जी, ये तो सारे अखबार झूठे भाई। जी, कोविड अस्पताल में लगाया बैनर, ना बेड, ना ऑक्सीजन, ना आईसीयू। जी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 से गई जान। जी, रोहतक में ऑक्सीजन ना मिलने पर लगाया जाम। करनाल में हर तीसरा मरीज बाहर का एडमिट। जी, ठीक है। घुट घुट कर मारे गए 15 मरीज। जी, बाहर तड़पती रही महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिलती तो बच जाती बच जाती जान। जी, जी, हुड्डा साहब, हैं तो जी? ये जब ऑक्सीजन की कमी, विधानसभा के अंदर हैं? आपका मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया था जी कि भाई मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, इसकी जांच करवाऊंगा, क्या जांच वास्तव में ऐसा कराऊंगा। हुआ कि मैंने नहीं ये हुआ? कहा था भाई, मैं ये नहीं कहा था कोई खाली सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में हुई हो, जी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हुई, क्यों हुई, ताकि तीसरी वेव है दोबारा उसके लिए हम ऐसी तैयारी दिक्कत करें, दोबारा हमारे ऐसा मतलब इतना सफर ना करना पड़े। जी, और लेकिन तैयारी करी नहीं करी वो तो वो जाने, सरकार जाने। लेकिन जो वायदा किया था जी, डॉक्टरों से, जी, सफाई कर्मचारियों से, जिन्होंने कोविड में पैरा मेडिकल जो नर्सिंग स्टाफ है या और स्टाफ है, जो 40-40 घंटे, मैं तो खुद अस्पताल में था, निरंतर लगे रहे जी, सेवा में लगे रहे। इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। जी, जी, एक नर्स घर से आई, 38-38 घंटे, 40-40 घंटे ना सोए, ना खाया, ना पिया, जी, सेवा में लगे रहे। जी, उनको ये कहा था भाई हम
तनख्वाह डबल देंगे जी अब असेंबली मना कर दिया गया वो। जी तो कौन कौन यकीन करेगा भाई? जी कौन आगे आगे जो तीसरी वेव की तैयारी, बल्कि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए था भाई। जी, बिल्कुल। ये लो तीसरी आएगी तो और डट के काम करेंगे, कोई पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जी। जैसा बट जो अनुमानित है तो और ज्यादा जोश से काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो बल्कि उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए था। जी बिल्कुल। एक हुड्डा साहब, अभी परिवार पहचान पत्र को लेकर भी बहुत सवाल चर्चा में रहा। सरकार परिवार पहचान पत्र को लेकर आई, जिसमें तकरीबन 10 साल में एक बार जनगणना होती है। उसको लेकर ये कहा गया कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, परिवार पहचान पत्र बनना चाहिए, जिसको विपक्ष ने काफ़ी तरफ से नकारने की कोशिश की। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई मायने नहीं, जब आधार कार्ड है सबके पास, जी, जो सरकार की जो सुविधाएं मिलती हैं, वो आधार कार्ड हर चीज़ में मांगते हो आप, आधार कार्ड है जी, तो बार बार एक चीज़ को करना, भाई अब किसी का बैंक में अकाउंट क्या है, क्या टेलीफोन नंबर, इन चीज़ों का कोई वो नहीं है। तो आपको लगता है कि जो निजी चीजें हैं उनको जानने का आवश्यकता नहीं है, अधिकार वो निजी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई जाएगा कोर्ट में, कोर्ट के आदेश आ जाए कभी, जी। तो ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जो मतलब प्राइवेट उसको या निजी, प्राइवेट एंटिटी या निजता में किसी के हस्तक्षेप करे। तो आप इसको मतलब इसका खंडन भी करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं कि इसको लागू नहीं करना चाहिए। नहीं कोई है नहीं, देखो मकसद भाई वो किस लिए आप डाटा करें। उनका आधार कार्ड है जो बेस है, जो जिनकी भी वो बनती है क्राइटेरिया, उनको वो अपनी सुविधा सरकार दे रही है जी। आधार कार्ड करो और दो, एप्लीकेशन कोई भी मांगते हो आप। आज कहते हैं ये स्कीम हमारी, एप्लीकेशन मांगते हैं, आधार कार्ड होता है, उसकी एग्जामिन करो कि भाई हाँ ये एंटाइटल्ड है नहीं है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, बातचीत का दौर जारी रहेगा हमारा नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द जुड़ रहे हैं बात बेबाक में। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे सुनती हो? हाँ। कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना हुई गवा, तो घर बैठे इलाज के लिए दवाइयां आ गई, और वो भी मुफ्त में। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो। बहू की जब बच्चा होने वाला रहा ना, तो का अस्पताल ले जाए के लिए घर में मुफ्त में एम्बुलेंस आ गई, और तो और घर में सब लोगन का ना कोरोना का मुफ्त में टीका लग गवा। हम तो अपन जिंदगी में कभू ऐसा नहीं देखे कि सरकार ऐसा काम कर रही है। चुक चुक जिए मोदी जी और योगी जी। कि हमारा राशन घर के लिए मिल गया, जो हमने मजदूरी करके अपना पोषण करते थे उसको हमने बच्चों में लगाया। और जब से मोदी मुझको राशन भी देने लगे, तब से मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और हमारे घर का खाने पानी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी और मोदी जी का। अरे मुफ्त का जो राशन है मिलता है, बहुत बढ़िया गरीबों के लिए योजना है, इससे बढ़िया कोई योजना है ही नहीं। मजदूरी करने जाते थे, जब काम वाम नहीं लगता था तो पड़ोस में कर्जा लेना पड़ता था, और अब कर्जा नहीं लेना पड़ता। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज कार्यक्रम में हमारे साथ खास जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा साहब, अभी पिछले ही दिनों ओम प्रकाश चौटाला जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी सज़ा काटकर वापस आए, लोगों के बीच में जा रहे हैं, नियुक्तियां कर रहे हैं, अपनी प्रदेश इकाइयों को मजबूत कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर अभी भी इस उम्र में भी निरंतर एक्टिव हैं फील्ड के अंदर, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और चर्चा का विषय है। आप ओम प्रकाश चौटाला की इन गतिविधियों को किस तरह से देखते हैं? क्या ये कांग्रेस के वोट बैंक में कहीं सेंध लगाएंगे? क्या अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे या वो जनाधार बना पाएंगे जो पहले इनका जनाधार था? देखिए, इनका जनाधार तो 2005 में ख़त्म हो लिया। 2009 का चुनाव भी हुआ, 14 का भी हुआ, 19 का भी हुआ, यहाँ पहुँच गए
उनका एक भी एमएलए आज 90 में नहीं है। जो एक थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जनाधार की तो बात यहाँ तक है, बाकी वो पॉलिटिकल उससे हैं, जी। सबका अधिकार है अपनी बात कहें, घूमें फिरें, लेकिन राजनीतिक भूमि खिसक चुकी है उनकी। जी, क्योंकि आपको तो याद होगा जी, जी, बड़ौदा का बाई इलेक्शन हुआ, जी, जब तो ये बाहर थे, जी, गांव-गांव घूमे, जी, नतीजा क्या हुआ? जी, नतीजा क्या हुआ? तब बाहर थे जी, इन्होंने पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया था। हाँ, तो अपनी पार्टी के लिए और तो अपने एक कैंडिडेट के लिए। वो एक बाई इलेक्शन था, वो तो कितनी इनके कैंडिडेट को वोट आई, नतीजा आया, कौन जीता, सबको। तो आप ये मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से? मैं नहीं मानता हूँ जी, ये फैक्ट्स मानते हैं जी, मैं बड़ौदा इलेक्शन खुद स्वयं आप बोले जी, 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 तो, लेकिन ये है भाई सबका राजनीति में अधिकार है जी, वो अपनी बात करें, प्रचार करें, कोई बात नहीं, अच्छा है, उनका अपना अधिकार है जी, बिल्कुल। लेकिन जो आप कह रहे हो भाई कांग्रेसी वोटों पे डेंट कर देंगे, कोई सवाल ही। जी, जी। एक और सवाल हुड्डा साहब, हमने बात की अभी इंडियन नेशनल लोकदल की। बीजेपी ने अपनी स्थानीय इकाइयों में बहुत काम किया, नियुक्तियां भी की, प्रदेश कार्यकारिणी को भी विस्तार किया। कांग्रेस के अंदर अभी तक अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से ये लंबित चल रहा है, हमें प्रदेश कार्यकारिणी को एक्सपेंशन की बात हो, इकाइयों को मजबूत करना हो, ये किस कारण के चलते आपको लगता है कि अभी तक वो नियुक्तियां नहीं कर पा रहे? क्या कोई प्रक्रिया का ये प्रोसेस है जिसके चलते समय लग रहा है, या कोई और विशेष कारण है? नहीं, प्रोसेस भी होता है, भर्ती होती है, पिछली बार भर्ती हुई थी उसके बाद हुआ ही नहीं, नई भर्ती हुई नहीं जी, और जो अब संगठन नहीं है, तो कोरोना भी इसी के बाद ही आया ना, जब नया संगठन बना तो उसमें कोरोना में सारी एक्टिविटी बंद हो गई। तो लेकिन ये है कोई भी पार्टी हो उसके लिए संगठन की मजबूती जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पर भी, जिला लेवल पर भी। जो हमारा संगठन अभी नहीं है, वहाँ नहीं है, तो संगठन मजबूत बनाएं, ये सबकी जिम्मेवारी है, सब मिलजुल के अच्छा मजबूत संगठन बनाएं। जी। अभी एक भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में, कानून में उसमें संशोधन किया सरकार ने, उन्होंने कहा कि ये बड़े राजघरानों के लिए लेकर आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भूमि अधिग्रहण ये लेके आए हैं, संशोधन जो इन्होंने संशोधन हरियाणा में जो कानूनों में संशोधन किया है, वो जो किसान विरोधी है। जी, पहले तो ये था कि कोई जमीन जो है जी, एक्वायर करें जी, किसी के लिए, जी, चाहे उस संस्था में चाहे सरकार ही मालिक रहे, जी, अगर दूसरे से साथ करके करेंगे जी, तो उसमें 70% लोगों की एक्विजिशन का 70% लोगों की सहमति चाहिए, जी, तो वो खत्म कर रहे हैं। जी, जो हमने एक्विजिशन का जो कंपनसेशन के साथ जो एन्युटी की बात थी वो खत्म हो जाएगा, जी, हैं, और यहाँ तक का अधिकार दे दिया कि जो लैंड एक्विजिशन अफसर है, कलेक्टर जो है, जी, 12 बजे अवार्ड देगा, जी, तो जो 48 घंटे का नोटिस था खाली करने का, जी, तो 12 बजे देगा तो 12:05 पे आपके बर्तन बाहर फेंक सकते हैं। जी, तो इतना अथॉरिटेरियन कानून जो है जी, वो ठीक नहीं है, जी, इसमें किसानों के हित की बात है। जी। आप ये मानते हैं कि जो संशोधन किया गया वो ठीक नहीं है? संशोधन बिल्कुल बिल्कुल किसान विरोधी है जी, कि जमीन तो सरकार के नाम ही रहेगी, वो तो रहती है जी, लेकिन जो जहां आप दोगे जिसको, वो तो सरकारी नहीं होगा ना जी, मुनाफा तो कोई और लेगा, कोई और लेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक हुड्डा साहब, 2019 में जब दोबारा मनोहर लाल की सरकार बनी, बीजेपी में इनको पूर्ण बहुमत नहीं आया, बीजेपी को, इन्होंने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो शुरू में ये इस तरह के बयान काफ़ी निकल कर आए थे कि ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। आज इस सरकार को तकरीबन 2 साल का समय हो गया और ऐसी कोई विशेष परेशानी या दिक्कत देखने में नहीं आ रही कि अब ये सरकार अपने 3 साल या कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। इस तरह इस चीज़ को कैसे, आप क्या सोचते हैं? सरकार चल रही है, सरकार नाम की तो चीज़ ही नहीं है, कोई नहीं हरियाणा में। जी, आप कौन सी विषय, इससे ज़्यादा क्या विशेष होगी? जी, अपने हल्के में नहीं जा सकते लोग जी, तो सरकार कहाँ चल रही भाई? जी। तो आपका कानून व्यवस्था मतलब विश्वास ये खो चुके हैं अपना? हाँ, मैं तो शुरू में ही कहा था जी। तो सरकार कहाँ दिख रही है आपको? सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं हरियाणा में। जी। नेता प्रतिपक्ष के अलावा एक विधानसभा से विधायक भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी विधानसभा के लिए भी बहुत समय निकालते हैं, वहाँ के लिए निश्चित तौर पर आपके पास लोगों के लिए हमेशा आप उपलब्ध भी रहते हैं। आप अपनी उपलब्धियां विशेष कौन सी मानते हैं कि आपकी विधानसभा को लेकर आपको लगता है कि जो आपने पिछले कुछ सालों के दौरान अपनी विधानसभा के अंदर करवाए? हमने किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट दिए जैसे हमने। जी, जी। अब ये 14 से लेके अब तक एक आदमी को भी नहीं प्लॉट दिया। जी। गरीब बच्चों की, शेड्यूल कास्ट बच्चों का हमने वजीफा शुरू किया, वो वजीफे में भी घोटाला हो गया। जी। तो इस प्रकार से जो हमारी योजनाएं थी जी, वो मतलब गरीबों के लिए, किसान के लिए
आज आज आप व्यापारी से पूछ लो जी वो भी परेशान है, जी आप आड़तियों से पूछो वो परेशान है, जी आप कर्मचारी से पूछो वो तो सड़कों पे रहते हैं। जी। तो सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं और कोई ऐसी स्कीम लेके नहीं आए जो जनहित की हो। हमारी जितनी भी थे फैसले जनहित के थे, एक हल्के का सवाल नहीं होता, जो जिसका हक है जी वो हमने दिया। जी। जब आप 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2014 तक बागडोर कांग्रेस पार्टी के पास थी और आप प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो 10 साल का कार्यकाल था, उस 10 साल के कार्यकाल के अंदर 5 बड़ी उपलब्धियां आप कौन सी मानते हैं कि जो कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए, भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया, जो आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी तो ये थी, मेरे सरकार बनने से पहले, हमारी सरकार आने से पहले जी बिजली एक मुद्दा होता था। जी बिल्कुल। बिजली के मुद्दे पे ही सरकारें चली जाती थी, सरकारें आ जाती थी। जी बिल्कुल। आपने कई प्लांट्स लगाए। नहीं, बिजली सरप्लस है आज। जी। इनके समय में तो एक भी प्लांट नहीं लगा, जी। एक यूनिट नहीं लगी 14 से लेके अब तक। जी जी जितनी लगी जी और जब और लग रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में, जो हमारा हिस्सा मिलेगा आपको अंदाजा ही नहीं जी कहाँ से काम पहुंचे हैं। नंबर 1। दूसरा, शिक्षा का, जी क्योंकि लोग, जैसे हमारे गुड़गांव हैं, जी गुड़गांव में लोग दिल्ली से जाते थे, जी तो मैंने वहाँ देखा कि भाई क्या कारण है, तो उन्होंने कहा जी आपके यहाँ शिक्षा का वो लेवल नहीं, शिक्षा का हब बनाया हमने। जी यहाँ से हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज के लिए बाहर जाते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने बाहर जाते थे, और कोई ऐसी ट्रेनिंग बाहर, कोई कर्नाटक जाता था, कोई महाराष्ट्र जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। जी हमने मेडिकल कॉलेज बनाए जी और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाए, एम्स लेके आए। आज कैंसर इंस्टीट्यूट जो है एम्स का झज्जर वाला, जी वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है। जी जो इतना पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में कैंसर के लिए इतनी उलगती थी, जी इतना महंगा इलाज था, आज 80 रुपए में पर्ची कटवाओ और अपना इलाज करवाइए। जी हैं? जी इसी प्रकार से IIM जी एक ऐसी संस्थाएं हैं जी जो यहाँ ऐसी पैदा करते हैं हमारे नौजवानों को, जी, जो पूरे देश में जाके देश को सर्व करते हैं, देश के नाम कमाते हैं, जी जी सर्व करते हैं। जी। IIM, IIT, एक झज्जर में, एक राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में कैसी कैसी यूनिवर्सिटी आई हुई हैं, अशोका यूनिवर्सिटी और कितने किसी आए हुए हैं, बहुत आए हुए हैं। देखिए, आप सवाल का आपने कहा था, आप ये देखें कि पूरे हरियाणा का मैं आपको नक्शा देता हूँ जी, विकास क्या होता है, और फिर मुकाबला करना जो आप कह रहे थे। मैं जी, आप शुरू हो पंचकुला से। जी, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मंजूरी हम लेके आए, हमने करवाया जी। फिर पंचकुला से आप आगे चला जाओ यमुनानगर, जी, जो पावर प्लांट जो है जी, वो हमारे समय में लगा, जी, हैं जी। अम्बाला में 1857 की जो यादगार बन रही है मेमोरियल, जी, वो हमारे समय में सब वहाँ से शुरू हुआ। जी जी। और जो उनका जो इसका है अम्बाला की स्पेशलिटी, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने की, जी, उसमें हमने इजाफा किया। जी। फिर वहाँ से आ जाओ आप कुरुक्षेत्र, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन हमने बनाया, हमारे समय बना। एक अहमदाबाद में, दूसरा वहाँ बना। जी बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में। जी बिल्कुल। फिर आ जाओ करनाल, जी, कल्पना मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, जी, कल्पना चावला के नाम से, जी, ठीक है जी। फिर आप आ जाओ पानीपत, जो थर्मल प्लांट के साथ हमने वो इंडस्ट्री डेवलप करी वहाँ, हैं जी, वो पानीपत देखो आप जी। फिर आप आ जाओ सोनीपत। सोनीपत देश की आज़ादी के बाद पहला महिला मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में, वहाँ पर अकेला पूरे देश में, जी, इकलौता। उससे पहले यहाँ था दिल्ली में, जी, लेकिन अंग्रेजों के टाइम का, जी, हमारे देश में सबसे पहला बनाया हमने। जी बिल्कुल, आपकी सरकार ने महिला कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया, जी, जी, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, जी, राजीव गांधी एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत में, आप सामने देख रहे हैं। और इतना काम हुआ वहाँ हिसाब से। फिर वहाँ से आ जाओ फरीदाबाद, फरीदाबाद में ESI का मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, जी, और जो दिल्ली से कनेक्शन करवाया, और बहुत काम है, मोटे मोटे बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। फिर वहाँ से आप आ जाओ मेवात में, मेवात में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, जी। फिर आ जाओ वहाँ गुड़गांव में, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने मंजूर करवाई, जी जी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसका वो टेका। फिर वहाँ से चले जाओ आप रेवाड़ी,
जी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल हमने बनाया वहाँ, जी शिक्षा का आप देखो। फिर वहाँ से आप चले जाओ महेंद्रगढ़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ कराई, जी। वहाँ मेडिकल कॉलेज और सब कुछ है, मंजूर है वहाँ पर। जी फिर आप आ जाओ झज्जर, जी एम्स जी और कैंसर इंस्टीट्यूट, जी और एक और इंस्टीट्यूट, इस तरह हमने कई इंस्टीट्यूट वहाँ सैंक्शन कराए। जी फिर आप आ जाओ रोहतक, जी रोहतक मेडिकल कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी बनाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल है जी। और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाई। जी आज वो अपने आप में एक यूनिक जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी है वहाँ। IMT वगैरह तो मैं फरीदाबाद में बनाया, रोहतक में बनाया, लेकिन सोनीपत साहब, में बनाया। इसमें- फिर आ जाओ आप जी भिवानी, जी चौधरी बंसीलाल के नाम से मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। जी जी बिल्कुल। एक मेडिकल कॉलेज वहाँ मंजूर कराया। जी बिल्कुल। फिर आ जाओ जींदाब, जी जींदाब चौरणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का हमने जी, काम जी, किया। बिल्कुल। फिर आप चले जाओ सिरसा, हिसार आ जाओ, जी लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी थी, उनको बढ़ावा दिया। जी बिल्कुल। फिर सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल के नाम से एक छोटी सी यूनिवर्सिटी बना रखी थी, बिल्कुल बना। उसको राष्ट्रीय स्तर पे हम राष्ट्रीय लेके स्तर पे, जी आए। बिल्कुल। आज जाके देखो वहाँ जी रोहतक MDU के देखो आप, तो कहीं भी देख लो आप, शिक्षा का क्षेत्र बनाया है, बिजली बनाई है, शिक्षा बनाया है। फिर सवाल आया कि हमारा पड़ोसी, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जी हमारे पड़ोस के 1-2 प्रदेशों के युवा भटक रहे थे, जी तो उसको कैसे हम उनकी एनर्जी को यूज करें, कहाँ राष्ट्रीय उसमें जी। लगाएं। तो खेल नीति लेके आए हम। जी बिल्कुल। क्या आज क्या उसका नतीजा क्या है? जी क्रेडिट डिस्क्रेडिट छोड़ दो, क्रेडिट तो हमारे खिलाड़ियों को ही है, जी उन जो मेहनत करके जी लेके आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जी। 2% हमारी पॉपुलेशन है, जी लेकिन 50% मेडल तो मेडल हरियाणा टैली, के हैं। मेडल टैली, जी बिल्कुल। मेडल टैली ओलंपिक में हरियाणा के, इसी में उड़ा साहब, हरियाणा के हैं, हरियाणा के हैं। कि आपको क्या लगता है जो सरकार ने खेल नीति बनाई, क्या उससे कोई फायदा मिला या आपको क्या उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हमने जो खेल नीति बनाई थी जी उसमें हमने DSP भर्ती करे सीधे, जी 18 या कितने DSP भर्ती करे, 500 से ज़्यादा इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर भर्ती करे। जी अब वो नीति नहीं है इनकी, जी अब वो नीति नहीं है, जी नीति में बदलाव है, जी। वो खिलाड़ियों के हित में नहीं है। निश्चित तौर पर खिलाड़ी की मेहनत तो मायने रखती है, निश्चित तौर पर। प्रमोशन नहीं हो रही, जी तो खिलाड़ियों को तो और प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जी। उनको डिस्करेज करने की जरूरत नहीं, और प्रोत्साहन दे, मेहनत करके जब हमारे जी। पूरे लेकिन देश में नाम अभी के अभी सरकार ने तो प्रोत्साहन तुरंत उनको दिया, जो ओलंपिक्स में खेल कर भी आए उनको भी एक वो तो पहले से है जी। कोई ये पहली बार नहीं, हमारे समय में से भी है, जी, जी। हमारे समय से ही है वो। जी। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कहा, DSP क्यों नहीं भर्ती करते भाई? जी ये जो अब लेके आए हैं, जी। मेडल लेके आए, इनको क्यों नहीं DSP सीधा भर्ती करते? जी सीधा भर्ती करें। जब वो जो वहां से वो लेके आई, मीरा लेके आई है, जी, मीराबाई उसको- चानू, चानू, DSP लगाया उनको। उसको ASP लगा दिया, लगा दिया। तो हमारे को क्या भाई नहीं लगाने की, जी ये बात है। तो इनको इस बात के प्रोत्साहन देना चाहिए, सीधा वो करना चाहिए। मैंने तो उसके बारे में भी कहा, नीरज चोपड़ा के बारे में भी, जी, बिल्कुल आपने वो आपने बयान- फौज में है, आपने बयान दिया ऑनरी था। कर्नल जी, बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बाकी आपका को DSP बनाना चाहिए, जी। ताकि वो आने वाली पीढ़ी ये देखे, हाँ भाई उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन भाई। मिलेगा। जी और बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है। जी बिल्कुल हमारे खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत करी है, जी बिल्कुल उनके करने। जी बिल्कुल गांव में मैं जाता था, जी उनको रहने की जगह नहीं थी, जी परिवार बट गए, गरीब आदमी कहाँ जाए, 100-100 गज के प्लॉट देने का हमने काम किया बहुत बढ़िया। है जी। फिर बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, बच्चों को पहली जमात से गरीब बच्चों की वजीफा शुरू किया। जी। तो ऐसे काम हमने किए, और बहुत किए ऐसे काम। जी बिल्कुल 5 जी, बिल्कुल। से सीमित मैं मत उड़ा रखो साहब, मेरे को, लेकिन हम वो तो पूरे रात में बिल- आप गाता बिल्कुल, बिल्कुल, मैं- इनका एक भी आप बता दो, आप तो पत्रकार हो भाई। जी जी हुड्डा साहब, मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ हुड्डा साहब। बस एक इसमें छोटा सा सवाल जो मेरी जिज्ञासा है जानने की, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी सरकार में प्रदेश ने अग्रसर रहा, अग्रणी राज्य के तौर पर देश में स्थापित हुआ, लेकिन फिर भी क्या कारण रहे कि जब इस बार भी, पिछली बार तो चलिए जो था, लेकिन इस बार जो 2019 में भी रहा कि पूरी तरह से जनाधार हम हासिल नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या कारण लगता है? क्या कहीं ऐसा कारण तो नहीं कि जो कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी गुटबाजी कई बार नजर आती है, कहीं शैलजा गुट का नजर आता है, कहीं रणदीप गुट का नजर आता है, तो कहीं वो कारण तो नहीं लगता? या कहीं ऐसा, कहीं कांग्रेस हाईकमान से कोई चूक तो नहीं हो गई कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुड्डा जी को पहले ही उनका नाम प्रस्तावित कर दिया जाता तो शायद सरकार बना जाते? देखो, ये तो पार्टी के अपनी अंदरूनी बातें हैं, बाकी पार्टी में कोई गुटबाजी और कुछ वो नहीं है। जी और अचीवमेंट हमारी बहुत अच्छी थी, जी
31 सीट आई हमारी, 31 सीट आई, 31 जबकि इसमें हुडा साहब एक महत्वपूर्ण बात और है। देखिए जी, लोकसभा का इलेक्शन जी थोड़े दिन तो पहले हुआ था, बिल्कुल, तब दोबारा कितनी मेजॉरिटी से 80 विधानसभा में इनको 79 विधानसभा में इनको फिर उसमें से जीत मिली थी, 31 सब लेके आए अचीवमेंट, जबकि 75 पार का नारा था इनका, 75 पार का नारा था। और दूसरे जो थे वो कह रहे थे इनको यमुना पार करो, जी, जो मैंने पहले कहा, जी बिल्कुल, अब वो यार बने हुए, कोई बात नहीं जी हैं। तो ये तो स्वार्थ की गठबंधन है, कोई जनहित के लिए गठबंधन। लेकिन आप मानते हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में? नीतियों के आधारित पे गठबंधन नहीं है, नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है जी, बाकी पार्टी है। लेकिन अभी हमने पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक पार्टी है, उसमें व्यक्तित्व होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, उसमें आपस में वो होता है, लेकिन वो तो चलता है पार्टी, ऐसी गुटबंदी की बात नहीं जी। चलते चलते बस आखिरी 2 मिनट में हाँ या ना में जवाब चाहेंगे। अगर किसी सवाल पर आपको लगे आपकी प्रतिक्रिया नहीं हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगले चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस क्या आपके नेतृत्व में मैदान में उतरेगी? अगर मैं कांग्रेस में होगा तो कांग्रेस फैसला करेगी। तो इस बात का क्या मतलब? कांग्रेस फैसला करेगी, पार्टी फैसला करेगी। जी जी। क्या आपको लगता है कि जब से शैलजा जी अध्यक्ष बनी है तो उसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हुई है? कोई गुटबाजी है ही नहीं, मैं तो पहले कह चुका। आप सिरे से खारिज करते हैं इस बात को? गुटबाजी है ही नहीं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से पहले जाटों के नेता हैं? मैं तो कांग्रेस में हूँ जी, और जाति और उसका नहीं करता मैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। क्या आपके हिसाब से राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए? ये तो वो फैसला करें जी, हमारा फैसला नहीं है, ये तो परिवार का। क्या आपको लगता है कि पिछले विधानसभा से पहले अगर पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की कमान आपके हाथ में दी गई होती तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बनाती? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं। क्या गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस का कोई वजूद है? गांधी परिवार कांग्रेस में है जी, इसके बिना कांग्रेस में है जी। ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन क्या सरकार की खेल नीति का परिणाम है? उनकी मेहनत का है। नीति तो खेल नीति कोई पहले से बनी हुई थी, बल्कि और कमजोर हुई है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है जी। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया है। किसानों को क्या धरना खत्म कर देना चाहिए? सरकार को बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। आर्टिकल 370 हटाया जाना देश की अखंडता का प्रतीक है। हरियाणा विधानसभा सबसे पहला विधानसभा है जिसने यूनिवर्सली पास किया था ये इनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, आपने बहुत ही बेबाकी और बहुत ही साफ गोई के साथ जवाब दिया। हम उम्मीद करेंगे कि यूं ही आप एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष के नाते निभाते रहें और प्रदेश यूं ही आप सबके मार्गदर्शन और सहयोग से आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अगले कार्यक्रम में एक और नेता के साथ जुड़ेंगे, फिर उनसे करेंगे बातें। तब तक आप देखते रहिए खबर फास्ट। धन्यवाद।